नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे समरस पंचायतों पर। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत चुनाव के पहले गांव के झगड़ों को देखते हुए कहा था कि समरस पंचायतें होंगी तो पूरे 5 साल पंचायत का विकास होगा, गांव में झगड़े नहीं होंगे। इसलिए तहसील में कैसे जाएंगे, इसीलिए थानों में भी कैसे जाएंगे। जो पंचायत समरस होगी उसको सरकार 15 लाख रुपए का पुरस्कार भी देगी। वो समरस पंचायत का फार्मूला ये था कि किस तरह से जो सरपंच हैं अकेले वो ना हो, उनके साथ साथ पंच भी निर्विरोध आए, और इसके चलते वो समरस पंचायतें कही जाएंगी। कोशिश तो लोगों ने बहुत की, बहुत सारी पंचायतें समरस भी हुई, लेकिन समरस पंचायतें क्यों नहीं हो पाती, इस पर हमारी बातचीत का फोकस रहेगा। क्योंकि सरकार भी चाहती कि समरस हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गांव से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि एक चुनाव के बाद अगर किसी दुश्मनी की बात होती है चुनाव को लेकर तो वो कई बार पीढ़ियों तक चलती है। तो पीढ़ियों को झगड़े खत्म करने के लिए समरस पंचायत की बात हुई थी। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश गांव का भी प्रदेश है। और इस पर बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मध्य प्रदेश की पंचायतों में नाम वापसी का आखिरी दिन था। बहुत सारी पंचायतें निर्विरोध भी आई हैं। उसमें स्थानीय शासन मंत्री जो हैं भूपेंद्र सिंह, उनकी भतीजी और पोती भी निर्विरोध आई है। इसलिए भी ये चर्चा का मुख्य बिंदु बन रही है। तो स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। स्काइप पर हमारे साथ मौजूद है देवदत्त दुबे जी और किसान नेता केदार शंकर सिरोही जी। इनके बाद टेलीफोन लाइन पर रहेंगे रघुवर गोहिया पत्रकार और सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। लेकिन पहले इनसे बातचीत हो, उसके बाद हम टेलीफोन लाइन पर जाएंगे। चर्चा की शुरुआत रमेश जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये जो सारा मामला है, एक मुख्यमंत्री गांव से निकलकर आते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनको गांव की वो सारी विसंगतियां, विद्रूपताएं पता है जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी होती है। उसी के चलते इस बात पर जोर दिया गया था कि किस तरह से गांव को हम निर्विरोध लेकर आए और पूरे 5 साल विकास की बात हो, ना कि विवाद की बात हो। आपकी इस पर राय कि मुख्यमंत्री की योजना और किस तरह से मुख्यमंत्री की योजनाओं को छोटे छोटे से मुद्दों पर पलीता लग गया। क्योंकि गांव में आप भी जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ 1 महीने चुनाव का आनंद लेना है और वो हर किसी से बोलते हैं कि आप ही चुनाव जीत रहे हैं और आप चुनाव में डटे रहिए, हटिए मत। ऐसे ही लोगों के चलते समरस पंचायतें नहीं हो पाती है। आपकी राय? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा राघवेंद्र जी, और इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव जो है वो 4 दिन के होते हैं जी। लेकिन कई बार उनके बीच के जो तनाव हैं वो फिर जिंदगी भर चलते हैं। और ऐसे उदाहरण भी मध्य प्रदेश में रहे हैं कि पंचायत चुनाव के बाद बाकायदा झगड़े हुए हैं, गोलियां चली हैं, हत्याएं तक हुई हैं। ये मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड है अलग अलग जगहों का जी। तो मुख्यमंत्री जी की जो पहल है, चूंकि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनने जो कहा कि पंचायतें समरस बने और उसके लिए उन्होंने प्रोत्साहन राशि की भी, जो कि अलग अलग है, उनकी अपील का असर मध्य प्रदेश में हुआ है। ये जो अभी हालांकि फिगर नहीं आए हैं, लेकिन मान करके चलिए कि करीब 1000 से 1500 तक पंचायतों में निर्विरोध की खबर हमको 1-2 दिन में देखने को मिलेगी। ये एक आदर्श योजना है, ये कभी शुरुआत हुई है। हालांकि कई ऐसी सुनने में भी आई है कि जो लोग मजा लेते हैं चुनाव, केवल आनंद लेना है उनको, वो लोगों से पर्चा भरवा करके वो लेकर के चले गए लोगों को। पूरा गांव चाहता था कि निर्विरोध हो जाए, लेकिन वो एक आध जने को पकड़ करके लेके चले गए, तो वो चुनाव इस तरीके से रह रहे हैं। तो ये लगभग हर जगह से खबरें आ रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस साल से ये सीएम ने कहा है, और एक अच्छी बात है, सीएम भी साधुवाद के पात्र हैं, और उनकी अपील पर जिन पंचायतों में चुनाव निर्विरोध हुए हैं उनको भी साधुवाद। मैं समझता हूँ ये योजना आगे चल करके और फलीभूत होगी। जी केदार जी, आप तो हरदा में हैं और किसान नेता भी हैं, गांव से आपका बहुत वास्ता है, इसलिए आपका इस चर्चा में बहुत स्वागत है। वो सब बातें जो समरसता के लिए चुनाव में दिक्कत पैदा करती है, चुनाव तो जाहिर है कि चुनाव की तरह होते हैं, और जैसा रमेश शर्मा ने कहा कि ये 4 दिन के चुनाव है, उसके बाद फिर पूरे 5 साल आपको साथ ही रहना है। लेकिन अगर चुनाव में कोई 15-20 लाख रुपए खर्च करके भी हार गया तो फिर अगले 5 साल वो 15-20 लाख का दर्द उसको होता है, और किसने मुझे वोट दिए थे, किसने नहीं दिए थे। तो जिसने वोट नहीं दिए उसके ट्रैक्टर को मैं अपने खेत से नहीं निकलने दूंगा, किसी ने बागड़ कर रखी गांव में तो उसको तोड़वा देंगे। इसके अलावा झूठे मुकदमों में फंसाने की बात होती है, तहसील और थाने के चक्करबाजी शुरू होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का समरस पंचायतों का जो मामला था, जो सपना था, उससे हम उसी पर बात करेंगे कि आखिर उससे पलीता कहाँ लगा। लेकिन लोगों ने इससे प्रोत्साहित होकर कई सारी ऐसी पंचायतें निकल कर आई है जिन्होंने पंच से लेकर सरपंच के चुनाव भी निर्विरोध किए और सरकार ने उनको
15 लाख रुपए देने की बात भी की है। आपकी इस पर राय कि जो गांव में समरस नहीं होने देते हैं, ऐसे गांव की कुबरी मंत्राएं कौन कौन है? जी देखिए, इसमें दो तीन चीज को हमको बहुत स्पष्ट तरीके से समझना होगा। इसके दो तीन पहलुओं को भी समझना होगा। आप सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं जी, और ये राजनीति से ऊपर उठकर ये चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये गांव के निर्माण की, गांव के विकास की रूपरेखा लिखने वाला। पहली चीज तो हमको ये समझने की जरूरत है कि ग्राम जो पंचायती राज है, पंचायती राज में गांव को ताकत देने के लिए हम लोगों ने ये चुनाव किया है, ताकि गांव के पास ताकत जाए और गांव अपने हिसाब से विकास करे। अब ये जो है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, उसी को राजीव गांधी जी ने करके दिया और इसको गांव में ले गया। इसको अच्छे रूप में ले जाने की जगह कहीं कहीं जो तकलीफें आई, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे, कि हमको चुनाव में दो चीज बहुत स्पष्ट तरीके से समझनी चाहिए, जो आपके यहाँ आप हमेशा चर्चा करते रहते हैं, कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो चुनाव हमारे मतों पर है, विचारों पर है, विकास के एजेंडे पर है, मनभेद पर नहीं होना चाहिए। पहली बात, अगर ये नहीं होता है तो गांव में समरसता टूटने का कोई सवाल नहीं होता। दूसरी बात, हमें एक गांव का जब चुनाव है, नॉन सिंबॉलिक है, पार्टी का नहीं है, तो गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं उन सबको मिलकर, जो कि हम चौपाल लगाते हैं, हम आपस में जो हमारा आपसी भाईचारा वो बैठकर निर्धारित करना चाहिए कि हमारे योग्य व्यक्ति कौन है जो हमारे गांव को ज्यादा से ज्यादा विकास ला सकता है। हमें वो व्यक्ति नहीं चाहिए जो कलेक्टर का फोन आ डर जाए और काम करना छोड़ दे। हमें ऐसा सरपंच और पंच चुनना चाहिए कि अगर कलेक्टर भी गलत काम करता है तो उसको बदलने की क्षमता रखनी चाहिए। ये चीज हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात है, देखिए आज की तारीख में जो कोई कहते हैं चुनाव बहुत खर्चे का हो गया, जैसा आपने बताया मतभेद का हो गया, कहीं भी चुनाव में ये नहीं कहा है कि आप वोट खरीदिए। अभी जो ये ट्रेंड चलता जो हमको दिख रहा, कोई ये नहीं कहता है कि आप किसी भी तरीके का प्रलोभन दीजिए। अब हम 21वीं सदी की तरफ है, हमें हमारी लोकतांत्रिक ताकतों को समझना पड़ेगा, हमें हमारे विकास के एजेंडे को समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरा गांव एकजुट है, हम लोग सब एक साथ है, जैसे आज मैंने सुबह ही कहा कि अगर गांव को कोई समझौता करना है नामांकन पे लेके, तो वो अपनी चौपाल पे करे, किसी नेता की दहलीज पे ना करे, न मेरी पे न दूसरे की पे। बिल्कुल। केदार जी, आपके गांव की स्थिति क्या है? वहां चुनाव हुए कि निर्विरोध हुआ? देखिए, अभी हमारे गांव में रिजर्व सीट आई है। हमारे गांव में 2 गांवों की पंचायत है। आपको पता है कि जब 2 गांव की पंचायत होती है तो उसमें हर गांव चाहता है कि हमारी अपनी सरपंचिया। पर मुझे उम्मीद है कि कल या परसों, क्योंकि हमारे यहाँ ये अभी आप कह रहे हैं कि पहली बार, तो मुझे तो नहीं लगता है। मेरे दादाजी भी करीब 30 साल सरपंच रहे, बहुत पुराने जमाने में निर्विरोध रहते थे। तो हमारे यहाँ की प्रक्रिया थी, हमारे लोगों का स्वविवेक था कि वो गांव में जो अच्छे लोग होते थे पुराने लोग, केदार जी, पुराने लोग ज्यादा समझदार थे और ज्यादा समन्वय था, ज्यादा समरसता थी। अभी पता नहीं आपके यहाँ नाम वापसी की तारीख कई जगह आज थी, पंचायतों में नाम वापसी की, और जहां नाम वापस नहीं हुए वहां चुनाव होंगे। अगर आपके यहाँ आरक्षित होने की वजह से या 2 गांव की वजह से वो चुनाव समरस हो जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो वो जो 5 साल का मामला, चूंकि आरक्षित में झगड़े कम होते हैं, लेकिन जो बात आप बता रहे हैं वो तो बहुत आदर्श है कि सबको विकास की बात करनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि वो कुबरी मंत्राएं जो होती हैं, ये सांकेतिक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव में आनंद लेते हैं, 15 दिन महीने भर केदार जी खड़े हैं, देवदत्त जी चुनाव खड़े हैं, तो देवदत्त जी के कान में कहूंगा कि आप ही जीत रहे हैं, बैठना मत। केदार जी आप तो 100% जीत रहे हैं, आप नहीं बैठना। ये लोग चुनाव करवाते हैं। कई बार जो लड़ने वाले होते हैं वो चाहते हैं कि जीतना किसी एक को है, लेकिन वो खड़े ज्यादा लोग हो जाते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। ये बहुत सारी चीजें जो पंचायत विकास का गांधी जी का जो सपना था, जी छूट गया था। जी देखिए, ये बात आपने बहुत सही कही है और इसको हम सबको मानना पड़ेगा कि चुनाव तक लोग नहीं समझ रहे, इसके बाद इसको गांठ बांध रहे जी, वो बहुत गलत है। उससे ट्रैक्टर भी रुक रहा, रास्ते भी रुक रहे हैं, और हमने कई जगह देखा है कि रिश्ते भी छूटते हुए देखे हैं। तो अभी हमारा सबका फोकस ही होना चाहिए कि लोगों को जागरूक करें, और गांव के सक्षम लोगों की यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, राजनीति तो चाहेगी
हम कहेंगे कि शिवराज जी ने कर दिया। केदार जी, हमने आपको बुलाया है किसान के रूप में, यहाँ आपको छोड़कर सभी गैर राजनीतिक लोग हैं, और आपको हम इस मुद्दे पर राजनीतिक नहीं मानते, किसान मानते हैं, गांव का मानते हैं। देवदत्त जी, आपका भी संबंध गांव से है, और चुनाव जो होते हैं उसकी रंजिशें बहुत लंबे समय तक चलती है, और कई बार जैसे शर्मा जी ने कहा और हम बातचीत करते भी हैं कि इसमें खून खराबे भी होते हैं, लाठियां भी चलती हैं, गोलियां भी चलती हैं, और मुकदमेबाजी होती है, फिर वो सालों साल चलते हैं, और इसमें कई परिवार तबाह हो जाते हैं। पंचायत का विकास तो एक तरफ गया, पूरे गांव को और लोगों को हमने बर्बाद होते हुए देखा है। तो जो सीएम का समरसता का मामला है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको किया है, तो हमको उनका नाम लेना पड़ेगा, इसलिए हम उनका बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो भी गांव की तरह गांव से निकल कर आए हैं, मुख्यमंत्री बने। तो समरस पंचायतों की जरूरत बहुत ज्यादा है, वरना पूरे 5 साल लोग झगड़ा करते हैं, विकास एक कोने में रहता है और झगड़े फसाद चलते रहते हैं। आपकी राय? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज के पीछे जो मूल भावना थी वो पंच परमेश्वर की थी। हम सब ने जुम्मन शेख अलगू चौधरी की कहानी पढ़ी है, जिसमें वो कहते हैं कि क्या बिगाड़ की डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। लेकिन आज बिगाड़ कराने के लिए बेईमानी की बात करने वाले गांव गांव में मिल गए, और बीच में वाकई में पंचायती चुनाव में इतनी कसमाकस हुई, लड़ाई झगड़े सब कुछ हुआ, और इसी का परिणाम था कि मुख्यमंत्री जी चूंकि उस पृष्ठभूमि के, उन्होंने एक आह्वान किया कि समरस पंचायतों की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि इससे एक तरफ पुरस्कार की जो राशि मिलेगी उससे गांव के विकास होंगे, और जो मूल इकाई है हमारे देश की पंचायत, उसमें समरसता रहेगी, तो पंचायती राज की मूल अवधारणा साकार करने में सफल भी होंगे। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के इस आह्वान को सफलता बुधनी विधानसभा क्षेत्र से ही मिली है, जहां 25 पंचायतों की अभी तक खबर आई कि निर्विरोध हो गए। बुधनी जनपद के अंतर्गत 6 जनपद सदस्य निर्विरोध हो गए हैं, और भी जगह हुई है। मेरे सागर जिले में शर्मा जी गए हैं, ढाना ग्राम पंचायत जो बड़ी चर्चित रहती थी हमेशा सरपंच पद के लिए लड़ाई झगड़े और दुनिया भर, वो निर्विरोध पंचायत हुई है। मेरा अपना गांव भी निर्विरोध हुआ है, जहां हम हमेशा कसमाकस रहती थी। तो ऐसी बहुत जगह से जो खबरें आ रही हैं वो वाकई में अच्छी सुकून देने वाली हैं कि लोग समरसता की ओर बढ़ रहे हैं। अन्यथा जिस तरह से ये चुनाव के लिए बेताबी दिखाई थी, बेसब्री दिखाई थी, फॉर्म भरने की कतारें लगी थी, उससे लग रहा था कि भारी कसमाकस होगी, क्योंकि ये 7 साल बाद चुनाव हो रहे थे, और 7 वर्षों में 2 वर्ष कोरोना के रहे, जिसमें बजट आवंटित हुआ सरपंचों को, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, तो आसपास के गांव वालों को देख के लगा कि हमें भी सरपंच बनना चाहिए। इतना अच्छा खासा परिवर्तन आया, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, समरसता की ओर बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और गांव यदि हमारे साथ के सपनों को साकार करने की तरफ बढ़े तो और भी अच्छा होगा। जी, हमारे साथ ग्रामीण परिवेश के रमेश सिंह जी भी टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे। मैं उसके पहले रमेश शर्मा जी आपसे जरूर उस मुद्दे पर पूछूंगा कि जैसा देवदत्त जी कह रहे हैं कि बहुत सारी पंचायतों के निर्विरोध आने की भी सूचनाएं मिल रही है। मेरा जो अपना क्षेत्र है वहां भी जिला जनपद के लिए जो नामांकन दाखिल किए गए थे, आज उसमें भी नाम वापसी हुई है, वहां भी एक व्यक्ति निर्विरोध चुना गया। ये भी संयोग से बुधनी क्षेत्र लगता है, और बुधनी में जो जिला प्रतिनिधि होते हैं पंचायत के, वो निर्विरोध चुनने की प्रक्रिया उनकी पूरी हो गई है। मेरा अपना गांव है, जिसका आपने भी उसका जिक्र किया है कि सारे 6 लोगों ने पर्चे भरे थे। डूबी मेरा गांव है, और वहां से 5 लोग तैयार थे पर्चे निकालने के लिए, लेकिन एक सज्जन जो है वो पर्चे जमा करके और निकालने के लिए हाँ बोलकर गायब हो गए। अब उनके चलते वो चुनाव अटक गया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। चुनाव के बीच में ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि लोग प्रचार पर ज्यादा फोकस करें, बल्कि समरसता बैठाकर किसी एक आदमी को तय करेंगे, और मतदान के दिन वो कहेंगे कि हमें वोट नहीं चाहिए, और उस आदमी को बीच में खड़ा करके बोलेंगे कि आप इनको वोट दीजिए, यही हमारे सरपंच है। तो इस तरह की भी लोग बीच का रास्ता निकालते हैं। जी, ऐसी खबरें आ रही जैसे मेरे गांव में भी जनपद सदस्यों के चुनाव में कई ऐसे क्षेत्र थे जहां लोगों ने आपस में बैठ करके तय कर लिया और सिंगल नॉमिनेशन ही दाखिल हुआ। बाकी कुछ लोगों पर, चूंकि आज मेरी बात हो नहीं पाई, तो बाकी लोगों पर भी उम्मीद ये है कि लोग उसमें आ रहे हैं। ठीक है कि पूरी पंचायत नहीं हो पाएगी या पूरा जनपद का क्षेत्र नहीं हो पाएगा, लेकिन ज्यादातर वार्डों में, ज्यादातर क्षेत्रों में मान करके चलिए कि लोग निर्विरोध हो रहे हैं। मुझे जो जहां तक खबर लग रही है कि अगर हम पंचायतों की संख्या माने तो कम से कम 1000 पंचायतें निर्विरोध होकर के आएंगी, और अगर पंचों की संख्या को माने तो हर पंचायत में कम से कम 5-5, 10-10 ऐसे पंच होंगे जो निर्विरोध जीत कर आएंगे।
मध्य प्रदेश में ये हवा आज शुरू हुई है, क्योंकि बीजारोपण शिवराज जी ने किया है। मान करके चलिए कि आगे आने वाले वक्त में ये जो समरस पंचायत का भाव है ये मध्य प्रदेश में प्रबल होगा, और ये कहीं ना कहीं विकास की दृष्टि से और आपसी भाईचारे की दृष्टि से बहुत आदर्श स्थिति बनेगी। हम सबको भी इसको प्रोत्साहन करना चाहिए। रमेश जी, मैं इसमें एक बात बोलूंगा कि जो 15 लाख का सरकार ने रखा कि जो समरस पंचायत होगी, समरस यानी पंच से लेके सरपंच सब निर्विरोध, मुझे लगता है कि इसको प्रोत्साहित करने के लिए केदार जी भी इस बात से मेरे ख्याल से सहमत होंगे, ये राशि बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर ये 15 से बढ़ाकर 25 लाख कर दी जाए, 20 लाख कर दी जाए, क्योंकि गांव में लोग 10-15 लाख रुपए तो चुनाव में खर्च करते हैं। अगर एक एक प्रत्याशी ने 10-10 लाख खर्च किए और 5 खड़े हुए हैं, तो ये मान लीजिए कि 50 लाख रुपए खर्च होना मामूली बात है। और ये 50 लाख तो चुनाव में खर्च होते हैं, जीतता एक है और बाकी 4 मिलकर अगले 5 साल झगड़े फसाद करते हैं और उसमें फिर हजारों लाख रुपए खर्च होते हैं। जैसा केदार जी आप बता रहे थे कि रिश्ते इसमें खत्म होते हैं। रिश्तों की बात है कि पीढ़ियों के रिश्ते चुनाव से टूट जाते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि सरकार चाहे जो करे, राशि बढ़ाए, लोगों में जागरूकता लाए और चुनाव के बजाय एक आम सहमति हो, निर्विरोध चुनाव हो। मुझे लगता है कि वो एक अच्छा रास्ता होगा। आपकी इसमें राय केदार जी? जी देखिए मैं इससे सहमत हूँ। हमारे यहाँ जो हमारे ब्लॉक में पंचायत, जनपद पंचायत है, उसमें से 6 या 7 निर्विरोध आई है जी। हमारे जिले में मोटा मोटा 22 से 23 सरपंच जो हैं वो निर्विरोध हो चुके हैं, और आने वाले समय में करीब 20 एक पंचायत में इस तरह का माहौल होगा कि चुनाव 2 दिन पहले एक दूसरे को समर्थन दे देते हैं। ये प्रक्रिया होती है और होना भी चाहिए जी। सवाल हमारा यहीं पर है कि यह चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है गांव के लिए। पूंजीवादी ताकतें कभी भी गांव में चुनाव नहीं चाहती है, यह चीज आपको माननी पड़ेगी मेरी। आप बहुत वरिष्ठ लोग हैं। कारपोरेट कभी भी नहीं चाहता है कि रूरल लीडरशिप का स्ट्रेंथन हो, बड़ी ताकतवर हो। ये आप और हम लोग अच्छे से जान रहे हैं। इसीलिए आप देखिए मंडियों के चुनाव में, जिला पंचायतों के चुनाव में, सहकारिता के चुनाव में जी आप पुराना रिकॉर्ड देखिए, हमारे यहाँ से बहुत अच्छे लीडर निकलते थे। मेरा तो इसमें सीधा सा ये मानना है कि हर आदमी, केदार जी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें, अपने गांव में निर्विरोध करा दें, देवदत्त जी अपने गांव में करा दें, तो कॉर्पोरेट काम नहीं करेगा। ये असल में जो गांव के लोगों की महत्वाकांक्षा की सरपंच बनने के बाद पैसा बहुत कमाने को मिलता है, ये दिक्कत है। क्योंकि अभी पिछले दिनों एक सांसद ने कहा था कि एक सरपंच को चुनाव जीतने के लिए लगते हैं मिनिमम 7 लाख रुपए, फिर वो 15 लाख रुपए कमाएगा, 7 लाख अपने निकालेगा, फिर अगले चुनाव के लिए वो 7 लाख की व्यवस्था करेगा। ये उन्होंने साफ गोई से कह दिया, लेकिन सबके मन में ये बात होती है कि लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो हर आदमी जिम्मेदारी करते, तो कॉर्पोरेट कल्चर वाले तो मुझे लगता है नहीं कि इसमें टिक पाएंगे। लेकिन समय की तंगी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर 2 लोग और जुड़ने वाले हैं। उसके पहले मैं आपसे अंतिम टिप्पणी लूंगा, इसके बाद फिर आपको धन्यवाद करूंगा ताकि दूसरे लोग हमसे जुड़ पाए। केदार जी, आपकी अंतिम टिप्पणी? देखिए मेरी अंतिम टिप्पणी यही है कि अगर हमारा गांव मजबूत होगा जी, तो गांव तभी मजबूत होगा जब हम आपस में बैठ के सामंजस्य बैठाकर हमारा एक योग्य व्यक्ति जी, हमें चुनाव चाहिए, बहुत स्पष्ट है जी, चुनाव हमें होना है, परंतु हम सब लोग बैठ के योग्य व्यक्ति को चुने और जो हमारे गांव को विकास की तरफ ले जाए। ये जो 10 लाख वाले लोग हैं ये गांव का विकास नहीं करेंगे। जो नशा और प्रलोभन देकर जो वोट खरीदेंगे वो गांव का विकास नहीं करेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रलोभन की आपने बात की, तो अब आप बने रहिए, जाइए मत, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि अब गांव-गांव में ये बीमारी फैल गई है कि लोग अब पैसे से वोट खरीद रहे हैं। ये पिछले चुनाव में शुरू हुआ था और इस चुनाव में इसके बढ़ने की संभावना है। इस रोक के मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहें। देवदत्त जी, गांव में वोटों की खरीदी बिक्री का भी मामला है और ये पहले कम हुआ करता था। पहले रिश्ते नाते और संबंधों पर वोट डलते थे, लेकिन अब वोट खरीदने की बात भी गांव में होने लगी है। आपकी इस पर राय? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गांव में वही सब हथकंडे अपनाए जाने लगे हैं जो उन लोगों ने विधानसभा और लोकसभा लड़ने वाले प्रत्याशियों से सीखे हैं कि जब विधायक का चुनाव लड़ने वाले ने कहा कि आप गांव में शराब बंटवा देना, ये कर देना, जीत लेंगे लोकसभा, तो वही हथकंडे वो लोग सीख गए और वो अपनाने लगे। अन्यथा गांव में बड़ा एक साथ मंदिर में या पंचायत प्रांगण में बैठ के तय कर लिया करते थे। और राघवन जी, एक मानसिकता भी समझनी पड़ेगी गाँव के लोगों की कि प्रदेश में लगभग 1 लाख के करीब पंच पद के खाली रहे हैं, नामांकन पद दाखिल नहीं हुए, अनेकों पंचायतें खाली पड़ी हैं क्योंकि पंच पद में कोई आर्थिक लाभ नहीं है, तो वहां फॉर्म नहीं भरे गए। उन्होंने कहा कौन नोटिस ले, कौन बिजली का बिल भरे, कौन ये
3-4 जगह से नोटिस लेना था इस बार, तो उन्होंने वो बिजली का बिल नहीं भरा, पंच के प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए। 1 लाख से ज्यादा प्रदेश में पंच पद के प्रत्याशियों ने फॉर्म नहीं भरे हैं, और सरपंच पद के लिए दर्जनों उम्मीदवार थे, क्योंकि सरपंच को फायदा लेते हुए देखा है। तो अभी गांव में एक जो समझ बनानी है कि इस तरह से ये आर्थिक के लिए नहीं है, ये सामाजिक, और गांव एक इकाई है जो उसको मजबूत करने के लिए चुनाव है, उसकी समझ अभी गांव में बनाना जरूरी है। जैसे समरस पंचायतों के लिए पहल की गई, ऐसे इन मामलों में भी आगे पहल करना चाहिए। और वो जो पुराना वातावरण है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की तरह, और जो पहले होती थी कि कई गांव से लोग थाने रिपोर्ट लिखाने नहीं जाते थे, क्योंकि वहीं वो जो माल गुजार या जो भी लम्बरदार होते थे वहीं बैठ के सुलझा दिया करते थे, वो परिस्थिति फिर से लाना है, क्योंकि गांव मजबूत रहेगा तभी देश मजबूत रहेगा। और वो तब होगा जब समरसता रहेगी। बिल्कुल शर्मा जी, जो बात देवदत्त जी कह रहे हैं, लेकिन अब तो सरकारों ने इसको एक कदम आगे बढ़कर काम करने की बात की कि वो हर गांव का एक मास्टर प्लान बनाएंगे, हर गांव की एक कुंडली बनेगी, और उसमें जो है किस तरह से, क्योंकि अब गांव विकसित हो रहे हैं, सड़कें बन रही है, वहाँ नालियाँ बन रही है। पहले तो जो वॉशरूम होते थे, लैट्रिन बाथरूम होते थे, वो नहीं होते थे, लोग खुले में शौच करते थे। अब उसके चलते हर गाँव के लिए सेप्टिक टैंक के साथ सीवेज सिस्टम की बात भी है, ड्रेनेज सिस्टम की बात भी है। गाँव में नाली का पानी कहाँ जाएगा, जो बाथरूम का जो ड्रेनेज है वो कहाँ जाएगा, वो सब गंदगी फैलती है और लोग बीमार पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि अब सरकार ने कहा कि हर गांव का मास्टर प्लान बने और उसके लिए सीवेज सिस्टम हो और उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम की बात भी हो। इस पर आपकी राय? निश्चित रूप से ये बात आपने सही कही। गांव का वातावरण अब बहुत बदल गया है। बहुत सारी चीजें जो लोग नगरों में रहते हैं, गांव के मानसिकता और परिवर्तन को उनको कुछ पता नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूं कि पंचायत के चुनाव में शराब और दूसरी चीजें चलती हैं। पंचायत के चुनाव में शराब और आप चीज बिल्कुल नहीं चलती। कोई अपवाद स्वरूप किसी को भाईचारे में बिठा ले तो बिठा ले। पंचायतों के चुनाव, जैसे मान लीजिए मेरा भगवान जी के पास बड़ा गांव है, मेरे गांव में जब भी चुनाव होते हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति की योग्यता होती है या फिर रिश्ता देखा जाता है, किसी का किसी के साथ रिश्ता है, किसी का किसी के साथ रिश्ता, उस आधार पर चुनाव होते हैं। पंचायतों के चुनाव में जो बुराइयों की चर्चा राजधानियों में बैठ करके मीडिया में होती है, पंचायतों के चुनाव में वो बिल्कुल नहीं होती। और उसका एक कारण है कि दो चीज होती है। नगर में जो आधुनिक शिक्षा है, नगर में आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को बहुत आत्मकेंद्रित और स्वार्थी बना रही है। गांव में जो शिक्षा आ रही है, लेकिन गांव में आज भी नैतिकता जिंदा है। शहर में उतनी नैतिकता नहीं है। शहर में चल सकती है ये सब काम, गांव में आज भी नैतिकता है। तो हर व्यक्ति, गांव के ज्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं अपने गांव के विकास की और गांव के परिवर्तन की बहुत ज्यादा चिंता होती है। ऐसे उदाहरण गांव में भी हैं कि अगर शासन का पैसा किसी योजना में आया है, मान लीजिए फर्शीकरण के लिए ही आया है, गली के रोड के लिए ही आया है, या चौड़ीकरण के लिए लोग आया है, तो गांव के लोग आगे बढ़ करके अपने खलिहान की जगह छोड़ रहे हैं, खेत की जगह छोड़ रहे हैं, अपना ओटला पीछे सरका रहे हैं, यहां तक कि कहीं ना कहीं उसमें योगदान भी दे रहे हैं, उसका निर्माण कार्य करने का योगदान भी दे रहे हैं। तो गांव का माहौल बहुत अलग है और इसमें कोई शक नहीं कि गांव में अब जब से नल जल योजना की बात चल रही है, ये हो गई, सेप्टिक टैंक भी बनने की बात हो रही है, हर घर में शौचालय की बात हो रही है, हर घर में जल की नल की भी बात हो रही है। ये जो सब चीजें हैं, ये गांव का आगे आने वाले समय में गांव के स्वरूप को बदलेंगे। और ये जो समरस पंचायत की बात हो रही है, तो ये जागृति भी आने वाली है। सरकार ने जो 15 लाख रुपए रखे हैं, वो 15 लाख ठीक है। मेरी दृष्टि में जो लोग चुनाव लड़ने वाले थे और अपने पास से जो लोग पैसा खर्च करने वाले थे, उन लोगों को चाहिए कि उसमें से कुछ योगदान अब वो अपने गांव के विकास के लिए लगाएं। क्योंकि आज की चर्चा से मुझे एक संकेत मिला, मैं अपने गांव में ये प्रयास करूंगा कि जो निर्विरोध सरपंच जीत गए हैं, जो जनपद के क्षेत्र निर्विरोध आ गए हैं, वो थोड़ा बहुत योगदान दे करके जो योजनाएं होती हैं, जन भागीदारी की योजनाएं होती हैं, वो उसमें आगे चल करके काम करें। तो मैं समझता हूं गांव अभी भी भारत के आदर्श गांव हैं। जी, ये जो आप कह रहे हैं ये अच्छा हो कि यही बात सही हो, लेकिन जब गांव शहर बन रहा है तो शहर की बुराइयां भी गांव पहुंच रही हैं। इसके चलते बुराई की गति भली धीमी हो, लेकिन वो पहुंच रही है। शराब भी वहाँ खूब बिक रही है। लेकिन आपने जो कहा कि कई गाँव में ऐसा नहीं भी हो रहा है, वहाँ रिश्तों पर लोग काम कर रहे हैं, संबंधों पर लोग जता रहे हैं, लेकिन ये बुराइयां कम पहुंचे, इस पर भी काम करने की जरूरत है। केदार जी, समय की कमी है, आधा एक मिनट में अपनी बात पूरी करें। केदार जी, आपकी इसमें राय? देखिए, मैं आपकी बहुत संक्षेप में राय से सहमत हूं कि समरसता होनी चाहिए। अब हमको इसके आगे एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा जी। हमें आदर्श पंचायत की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल।
अब वो सब सुविधाएं गांव को चाहिए जो एक आइडियल सिटी को, स्मार्ट शहर को चाहिए। अब हम लोग ग्लोबल कनेक्शन में जुड़ चुके हैं, गांव में हैं, तो हमारे को भी आज वो तमाम चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगले 20 साल का हमको प्लान बनाना पड़ेगा। अब जो आने वाला ये 5 साल है, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गांवों के लिए। तो मेरा तो आपसे यही है कि एक विजन के साथ सब लोगों को उतरना पड़ेगा और जो सरकार का योजना आ रहा है उसको ईमानदारी से क्रियान्वयन। गांव शहर तो बने, लेकिन शहर की बुराइयों से बचे, इस पर भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो शहर बनते हैं, कस्बे के रूप में परिवर्तित होते थे, तो फिर उनको उन कस्बों की बुराइयों से बचने के लिए गांव के लोगों को जागना पड़ेगा। देवदत्त जी, आपकी इस पर राय कि गांव शहर तो बन जाए, गांव में शहर जैसी सड़कें हो जाएं, 24 घंटे बिजली हो जाए, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, लेकिन शहरों जैसी बुराइयां ना हो, शराब ना हो, वहां चौथ वसूली ना हो, ये सब बुराइयां वहां पनपने लगी है। जैसा रमेश जी ने कहा, इस पर भी काम करने की जरूरत है। बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। बिल्कुल, क्योंकि गांव जितने बर्बाद हो रहे हैं, शहर की बुराई ले जा रहे हैं, अच्छाई नहीं ले जा रहे हैं। मैं कहता हूँ आज गांव में, शहर में लोग मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और गांव में उतना नहीं हो रहा। गांव में जो डेली बेसिस की जो शराब बेचने का धंधा शुरू हुआ है, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। मैं कहता हूँ कि किसी दिन चलो आप गांव, किसी भी गांव में, राजधानी से लगे हुए गांव में, तो गांव आदर्श बने। ये ईश्वर से प्रार्थना है कि गांव अच्छे बने, जैसा शर्मा जी ने कल्पना की है वैसे बने। लेकिन दुर्भाग्य की अभी गांव की स्थिति बहुत खराब हो रही है। शहरों में जिस तरह से व्यस्तता है लोगों में, जो बुराइयां नहीं छुई है, मैं शहर के मंदिरों में भीड़ देखता हूँ, लेकिन गाँव के मंदिर सुने पड़े रहते हैं। ऐसी कितनी चीजें मैं बताऊंगा कि जो शहर का लोग सुबह से लेकर देर रात तक मेहनत करता है, लेकिन गांव में एक होटल नुमा चाय है तो उस पर दिन भर बैठे रहते हैं। आजकल मजदूर नहीं मिलते गांव में खेती के लिए, और वो ईमानदारी और वो जो होती थी झलक, वो गायब हो गई है। तो मुझे लगता है कि गांव ही सबसे पहले बचाना चाहिए, क्योंकि गांव बचेगा तभी देश बचेगा। और जो समरसता की कल्पना सरकार ने की है, यदि ये साकार हो जाए तो मुझे लगता है देश बहुत सशक्त हो जाएगा। बिल्कुल, आप सबकी बात पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, सड़कों पर उजाले और जहन में अंधेरे हैं। तो दुनिया तरक्की तो कर रही है, गांव शहर तो बन रहा है, लेकिन वहां जो चरित्र का उजाला वो घट रहा है, वो मंदिर ना पड़ने पाए, वो कमजोर ना हो, उसका अंधेरा ना हो, उसका घटाटोप ना छा पाए। इसलिए रमेश शर्मा जी की बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। केदार जी, आपकी बात पर भी ध्यान की जरूरत है, और जैसा चिंता जताई है देवदत्त जी ने, उस पर भी बात करने की जरूरत है। लेकिन हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ने वाले थे, सीहोर से रघुवर गोहिया और हमारे गांव देहात से जुड़े रमेश सिंह जी। टेलीफोन में कुछ अवरोध था, इसलिए उनसे बातचीत नहीं हो पाई। अगले बार किसी मुद्दे पर उनको जरूर जोड़कर बात करेंगे और गांव के विषय में उनसे विस्तार से बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।